ताकतवर समूह लाइव जूम पर आज एक बाहिम्मत, पुरज़म और मुस्बत सोच रखने वाले मुतहरक नौजवान जनाब अयाज मोरस के साथ मुलाकात लेकर जिम गौरी हाजिर खिदमत है। और साकवत समूह के नाजरीन को बहुत आदाब और जनाब अयाज मोरस को खुश आमदीद। नाजरीन, वक्त की तब्दीली पर माजरत खा हूँ, ये नागजीर वजूहात की बिना पर हमें करना पड़ा। जनाब अयाज मोरस साहब आला तलीम याफ्ता, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स हैं, एमबीए किया हुआ है, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन कंसल्टेंट डिजिटल हैं और मीडिया स्ट्रेटजिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूथ ट्रेनर हैं और मीडिया पर्सन हैं। लेकिन आपको नाजरीन एक बात बताता चलूँ कि इस जदीद टेक्नोलॉजी में आला तलीम याफ्ता होने के बावजूद वो फ्रीलांसर, इलेक्ट्रन इलेक्ट्रिक और मीडिया प्रिंट मीडिया में सहाफ़ी भी है। और सबसे बड़ी बात कि वो मास्टर टीवी के कन्वीनर हैं, जिसका बेशुमार अफराद के इंटरव्यूज़ आप बराह रास्त या रिकॉर्डेड देख सकते हैं। लैया पाकिस्तान से ताल्लुक़ है इनका, आजकल कराची में मुक़ीम है। इनका नाज़रीन तारफ़ तो बहुत तवील है और मैं चाहता हूँ कि इस मोतबर शख्सियत और आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं। तो आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। जी, अय्याज मोरस साहब, खुश आमदीद साकवा और समवा की पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने आपके देखने वालों को, आपकी टीम को मैं मशकूर हूँ, और आपकी ने बड़ी मोहब्बत से खलूस के साथ मुझे दावत दी और मुझसे रहा नहीं गया। और मैं खुश नसीब हूँ और अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज आपके साथ गुफ्तगू हो रही है, और आपकी जरिए से इस डिजिटल मीडिया के दौर में जहाँ जहाँ भी आपके देखने वाले हैं उन सबको मेरा सलाम। और उम्मीद है कि आज का ये हमारी गुफ्तगू है वो लोगों के लिए जो है वो एक उम्मीद का सबब बनेगी और इंस्पायरेशन बनेगी। सो आपका शुक्रिया, आपने दावत दी। मैं आपकी इस दावत को कबूल करते हुए आज खुशी महसूस कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर, खुश आमदीद। नाजरीन चाहते थे कि सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि आप के आबाओ जदाद कहाँ से हैं, इस वक्त किस शहर में हैं, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि सब लोग जो हैं वो एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे मुल्कों में मुंतकिल हो चुके हैं। तो आप अपने आबाओ अजदाद के बारे में साकवा समूह के नाजरीन को कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया जी। मेरे जो अजदाद हैं, यानी मेरे दादा जो हैं, उनका ताल्लुक सियालकोट के करीब एक गांव था जिसका नाम मंडिया वाला है। और इस वजह से फिर 1900 आई थिंक 60 के करीब उन्होंने जनूबी पंजाब का एक ज़िला लिया, जिसका एक मारूफ कैथलिक मसीही गांव है, चक नंबर 270 लरेतो। वहाँ वो आबाद हुए और फिर उनका नाम मेरे दादा का रहमत था, लेकिन वो सियालकोट से गांव से वहां जाने की वजह से उनका नाम जो है वो रहमत मंडिया वाला जो है वो मारूफ हुआ। तो वो फिर उसके बाद जो है मेरी पैदाइश वो जिला पंजाब के जिला लिया के जो गांव है हमारा, चक नंबर 270 लरेतो, 16 अक्टूबर 1988 को हुई। और वहां से फिर हमारा खानदान जो है वो अभी ज्यादातर वो वहीं आबाद है हमारे आबाई गांव में। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा और मेरे बड़े भाई और चाचा ताया सब जो हैं वो हमारे उसी गांव में है। लेकिन हमारी फैमिली, मेरे वालिद साहब 2002 में उन्होंने कराची, हमारी पूरी फैमिली शिफ्ट हुई। और उसके बाद हमारा जो ज़्यादातर ख़ानदान है और मेरी तालीम जो है वो इब्तदाई तालीम प्राइमरी तक गांव में हुई, उसके बाद कराची में हुई। तो अब हमारा आधा ख़ानदान जो है वो कराची में है और आधा ख़ानदान जो है वो हमारे गांव में है। तो इसी तरह से सिलसिला है। तो बेसिकली जो है वो सियालकोट और फिर लिया और अब कराची, ये तीनों जो है वो
आप इनको कह सकते हैं कि ये दिल में है मेरे, और इनसे हमारे अबाजदाद का ताल्लुक रहा है। बहुत शुक्रिया। ये आज का दौर ऐसा है, जदीद दौर के, यहाँ पे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हिजरत करते हैं। तो ये चलता है, जैसे हम लोगों ने बहुत हिजरत की है अफगानिस्तान से कोयटा, कोयटा से सियालकोट, सियालकोट से फैसलाबाद, फैसलाबाद से फिर पूरी यूरोप में हम हमारा कबीला जो है वो फैला हुआ है। तो आप अपने बचपन और इब्तदाई तालीम के बारे में बताएं कि वो कैसी रही, कहाँ से हासिल की। बड़ा जबरदस्त सवाल है, और इसमें मैं अक्सर हंसता हूं तो लोग पूछते हैं। मेरा बचपन बहुत शानदार रहा, और एक जो टिपिकल पंजाबी घराना है, काश्तकार जिमी घराना, उसी में था। और हमारा घर जो है वो अभी भी काफी बड़ा है, जो उस वक्त, तो उस अब क्योंकि वो क्या कहते हैं, बंटवारे हो चुके हैं, चार दीवारियां बन चुकी हैं, पक्के घर बन चुके हैं। तो उस वक्त जो दादा की, हम कहते थे कि दादा का घर है, वो बहुत बड़ा होता था। तो उसमें ये था कि अ, मैं नेचुरल गांव के एनवायरनमेंट में पला बढ़ा। और मुझे याद है कि मैं एजुकेशन में तो बिल्कुल भी पढ़ने का मुझे कोई ना शौक था, ना दिलचस्पी थी, और ना ही मैं कभी अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। और मज़े की बात यह है कि जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने कुछ ही क्लास 5 तक, तो 4 तक मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई पोजीशन या कोई लिया हो। मुश्किल से पास होता था, बल्कि क्लास 4 में मैं शर्तिया पास हुआ, और 5वीं में 3 दफा फेल हुआ। और शायद यही वजह है कि मुझे वहां से कराची आना पड़ा। तो बचपन मेरा बड़ा शानदार रहा। मैं बहुत कम गो था, लेकिन शरारती इंतहाई था। और एक जो बचपन है उसको एंजॉय किया मैंने। जी, आप तालीम भी आपने हासिल कर ली, लेकिन साकवा समूह के लोग ये जानना चाहते हैं, नाजरीन, कि आपने डिजिटल मीडिया का इंतखाब क्यों कर किया। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और बड़ा दिलचस्प सफर है, क्योंकि जब कराची आया था तो मुझे मीडिया से लगाव था, लेकिन मैंने कभी भी मीडिया और सियासत, ये दो ऐसे मौजू थे, सहाफत और सियासत, जो मुझे बड़े इंस्पायर करते थे। लेकिन दोनों का मुझे पता था कि इसमें मैं एज अ करियर नहीं बनाऊंगा। यानी मीडिया का मुझे हमेशा से शौक था, बड़ी कम उम्र से मैंने लिखना शुरू किया, बहुत सारे चैनल्स के साथ भी एसोसिएट रहा, लेकिन कभी एज अ प्रोफेशन मैंने इसको नहीं अपनाया। मैंने हमेशा इसको शौक के तौर पे अपनाया। उसकी वजह ये थी कि घर वाले मुझे मेडिकल डॉक्टर बनाना चाहते थे, और मैं बीएससी से भागा हुआ हूँ। बीएससी में मैंने 5 साल लगाए हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा, एफएससी मैंने जो है वो, जैसे मैंने जिक्र किया मेरी एजुकेशन, तो मैं पढ़ने में मुझे जो है वो इतनी दिलचस्पी नहीं थी, या पता नहीं, समझ नहीं पाया। तो मैं मैट्रिक बड़ी मुश्किल से मैंने पास किया। उसके बाद 9 में फेल होने के बाद एफएससी मैंने लास्ट अटेम्प्ट में पास किया, फेल होने के बाद प्री मेडिकल। और बीएससी में 5 साल लगाने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मेडिकल जो है वो मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर मेरे पास ऑप्शन से इसको मास कम्युनिकेशन के, तो मैं मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन किसी वजह से नहीं ले पाया। तो मुझे फिर एमए पॉलिटिकल साइंस जो है वो उसमें करना पड़ा। तो मेरा जो एजुकेशन थी वो मेडिकल साइंस की थी, और मैं जो है वो दरसो तदरीस ट्रेनिंग्स के साथ वाबस्ता था। अच्छा, ये मीडिया का शौक मैंने हमेशा कैरी किया है। तो फिर मुख्तलिफ चैनल्स के साथ, अखबारात के साथ काम करते करते 2014-15 में जब सोशल मीडिया का रुझान हुआ, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करें, इस फ्यूचर को, जो टेक्नोलॉजी है, इसको अगर सीखा जाए, तो मुस्तकबिल इसका है। अच्छा, अब बाहर के ममालिक में ये तब्दीली जल्दी आना शुरू हो गई थी, पाकिस्तान में थोड़ी सी लेट आई है। और अब लोगों को एहसास हुआ है कि डिजिटल मीडिया जो है, दर हकीकत वही मीडिया है। आज हम अगर यहाँ, मैं और आप, हम जिंदगी में कहीं नहीं मिले, और सिर्फ डिजिटल मीडिया की बदौलत आज हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये डिजिटल मीडिया की पावर है। तो इस वजह से मुझे ये लगा था, मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं ऐसे लोगों के साथ, ऐसे अदारों के साथ, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद ये समझ चुका था कि जो डिजिटल मीडिया है, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग का, एजुकेशन का बैकग्राउंड था और सहाफत का शौक था, उस शौक को मैंने अडॉप्ट किया, और उसमें चीजें सीखता गया, करता गया। और ये डिजिटल मीडिया का काम, मुझे नहीं अंदाजा था कि इतना फैल जाएगा, और ये मेरी शिनाख्त बन जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मेरा जो असल प्रोफेशन है, मेरी रोजी रोटी है, वो ट्रेनिंग से है, वो सोशल मीडिया हाँ, से नहीं है।
ठीक है, वो इंटरव्यू से है, कॉलम लिखने से नहीं है, ये मेरा शौक है जिसको मैंने थोड़ा मुनज़्ज़म करके अपनाया है। और फिर हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, और कोविड में उससे पहले हमने बहुत काम किया। तो फिर जब मैंने एमबीए शुरू किया तो उस दौरान हमें डिजिटल मीडिया की बहुत सारी चीज़ें करने को मिली, यानी ऑनलाइन जो जो मीटिंग्स हैं हम 2016-17 में करते थे। तो मुझे उससे लगा कि यार ये जो है ना चीज़ है, ये आगे बड़ी जबरदस्त है और फ्यूचर में ये बहुत काम करेगी। तो इसलिए फिर मैंने बकायदा मुनज़्ज़म तरीके से इसको सीखा, इसको समझा, इसका मुस्बत इस्तेमाल किया, इसको पढ़ा, पढ़ाया, और अब मैं पढ़ाता हूँ। तो फिर इस वजह से मैं डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजी जो है, डिजिटल मीडिया, इसको एज अ पढ़ाने, सिखाने और इसका इस्तेमाल करने में जो है वो महारत हासिल की। मज़े की बात ये है कि मैंने इस उम्र में इतनी अपनी कम एज में मैंने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, इन तीनों मीडिया में काम किया है, और अभी भी कर रहा हूँ, रेडियो के साथ, अखबार के साथ, टीवी के साथ, और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। बहुत बहुत आपने अच्छे अल्फाज में बयान किया। लेकिन ये तो थी एक दुनिया जिसका फ्यूचर ही ये है कि लोग चांद, मरीख, सूरज, ये वो सब पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी जमीन पर वापस आते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता चाहता हूँ कि पाकिस्तान में चर्च का माशरे की तरक्की में कोई किरदार है? बिल्कुल जी, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं तो बल्कि कौमी मीडिया पर भी इस चीज़ का इजहार करता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि इस चीज़ का इकरार करें। मेरा तो सारा जो काम है वो इसी चीज़ पर है कि चर्च, यानी जब हम चर्च कहते हैं तो उसके अदारे और जो मिशनरी अदारे हैं उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तानी जो सोसाइटी है उसकी उसकी बल्कि तहरीक, उसकी डेवलपमेंट में और उसकी ग्रोथ में, चाहे वो एजुकेशन का है, मेडिकल का शोबा है, इवन दो सहाफत जिसकी हम बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग जिसकी मैं फील्ड में हूँ, तो इसमें पाकिस्तानी मसीही जो अदारे हैं, या जब हम बात करते हैं जो चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। वाईएमसी है जिसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और इस चीज़ का एक्नॉलेज करना मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मसीहियों को और उन अदारों को क्रेडिट देना चाहिए जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान की, ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी बल्कि ओवरऑल ही पाकिस्तानी माशरे में उनका बड़ा विजिबल कंट्रीब्यूशन रहा है। उनकी तादाद में कम होने के बावजूद, वसाइल कम होने के बावजूद, जितना उन अदारों का कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक वो एक रोशन मिसाल है। जी जी, बिल्कुल सच है कि पाकिस्तानी मसीहियों की तरक्की सिर्फ मसीहियों की नहीं, नहीं। तमाम अफराद पाकिस्तानी जो हैं उनकी तरक्की में चर्च का एक बहुत बड़ा रोल है। उसमें तिब के शोबे में, मजहब के शोबे में, सियासत के शोबे में, ये तमाम चीज़ें हमसे ढकी छुपी नहीं है। लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि आप यूथ ट्रेनर भी हैं। तो पाकिस्तान में मसीही यूथ का इस वक्त क्या हाल है? क्या वो? आ, जी जी जी, जी जी, समझ आप गया मैं। प्लीज क्वेश्चन क्वेश्चन। पाकिस्तान में मसीही लीडरशिप का क्या मकाम है, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, मजहबी तौर पे? देखिए, दो चीजें मेरे बड़े दिल के करीब हैं, एक जिसका डिजिटल मीडिया का आपने जिक्र किया, और दूसरा नौजवान। अगर हम सिर्फ पाकिस्तानी मसीह नौजवानों की बात करें, लेकिन मैं आपको ओवरऑल सिनेरियो बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुख्तलिफ तालीमी अदारों में, इंस्टीट्यूशंस में, और मुख्तलिफ जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता हूँ जो नौजवानों के लिए काम करती हैं। पाकिस्तान इस वक्त वो वाहिद मुल्क है शायद जिसकी 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। और ये सारे नौजवान जो हैं, ये उनमें पोटेंशियल है जिसका हम बड़ा जिक्र करते हैं, उसमें जोश है, जज्बा है, लेकिन जो सबसे बड़ा अलमिया है, उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने करना क्या है, और उनके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। हुकूमती सतह पर भी काम हो रहा है, दूसरे इदारे भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद को खास तौर पे वो इलाके, वो जो है जगहें जहाँ पर इतनी ज्यादा सहूलियात नहीं है,
उनके लिए बहुत बड़ा जो है वो मसला है। जब हम खास बात करते हैं पाकिस्तानी मसीही नौजवानों की, तो देखिए उसमें एक जो अच्छी चीज ये है कि अब पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया की वजह से लोगों को कनेक्ट हुए हैं, अंदाजा हुआ है कि नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी आ रहे हैं, एजुकेशन में भी, यूनिवर्सिटीज में भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ शोबों का इंतखाब कर रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन आप पूछें कि ग्रास रूट लेवल पर, तो वो बड़ी गंभीर है, वो बड़ी जो है वो सूरत हाल अलार्मिंग है। तो इसलिए क्योंकि मैं नौजवानों से इंटरेक्शन करता हूँ, सोशल मीडिया का से वाबस्ता हूँ, टिकटॉक और ये जो इस तरह की चीजें हैं, आप वहां पर या मोहल्ले में या एक टिपिकल क्रिश्चियन बस्ती में जाकर आप बैठ जाएं और आप कुछ ना करें, सिर्फ देखें नौजवानों को, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। आपको मेरी गुफ्तगू करने से और दूसरों के बताने से शायद वो इस तरह से सूरत हाल का जायजा बेहतर हो सके। तो पाकिस्तानी नौजवान देखिए, एक तो पहले नौजवान मार्जिलाइज हैं पूरे मुल्क के, और फिर इस कम्युनिटी के नौजवान ज्यादा मार्जिलाइज है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक तो वसाइल नहीं है, और दूसरा जो सबसे बड़ा मेरा जो नुक्ता है, जो थीसिस है, वो माइंडसेट इनका नेगेटिव है। ये हमेशा, आप किसी भी नौजवान से बात करें, आप उसे बताएं बेटा आप ये कर सकते हो, बेटा आप ये भी कर सकते हो। देखिए मैं दूसरों की मिसालें नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ। मैंने जिंदगी के वो सारे मसाइल देखे हैं, वो सारे चैलेंजेस देखे हैं जो एक आम पाकिस्तानी क्रिश्चियन नौजवान लड़का या लड़की जो है वो एक बस्ती से उठकर आगे बढ़ता है, उसके लिए आते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, मसाइल हैं, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, हर किस्म के मसाइल है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव ना हो, तो फिर ये मसाइल जो है, जो इतने से होते हैं, वो आपको इतने लगते हैं, और फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि रोना दो है और कहें जी हम मारे गए, लुटे गए। तो ये सिर्फ माइंडसेट की बात है। मसाइल सबके साथ हैं कि आपने मुस्बत माइंडसेट अपनाना है या नेगेटिव, तो आपके लिए चीजें फिर जिंदगी में आसान हो जाती हैं आगे। इस सिचुएशन में जो बहुत गंभीर है और अलार्मिंग है, आप कोई, आपके पास कोई तरीका है, कोई ऐसा प्लान है कि आप इनकी हेल्प करें? बिल्कुल सही, जबरदस्त, ये आपने सवाल पूछा। और मेरे ख्याल पहले सवाल का एक जो दूसरा हिस्सा था, आप पूछना चाह रहे थे कि जो हमारी लीडरशिप है उसका सियासी, समाजी और मजहबी किरदार क्या है। देखिए, कौमों की तामीर, तरक्की, खानदानों की, अदारों की जो तामीर और तरक्की है, उसका इन्हिसार ही लीडरशिप पर है। अगर आपकी लीडरशिप ट्रेंड मौजूदा हालात और चैलेंजेस को अंडरस्टैंड नहीं करती, और उससे इस चीज का अंदाजा नहीं है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं, या जो मसाइल हैं मुस्तकबिल में उनको कैसे बेहतर करना है, हल करना है, तो फिर आपके मसाइल जो पहले ज्यादा हैं वो और बढ़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कि हमें जो हमारी सियासी क्यादत है, समाजी क्यादत है और मजहबी क्यादत है, और मेरे मेरे नजदीक लीडरशिप हर वो बंदा जो है वो, एक तो पंजाबी च ना हर बंदा चौधरी होता है, वो वाला चौधरी नहीं। एक ये है जो हमारे यहाँ हर बंदा ही जो ना वो लीडर बनने की, वो नहीं, हर वो इंसान लीडर है जिसको जिम्मेदारी मिली है, चाहे वो घर जी पर जी। एक बाप है, चाहे वो एक अदारे में चौकीदार है। उसके जिस इंसान के जुमे कोई काम है वो लीडर है। उसने हम्म। लोगों, उसका फैसला दूसरों की जिंदगी पर जो असरअंदाज हो सकता है, वो लीडर है। तो अब हम उस तनाजर में देखें, तो हमारी लीडरशिप तो तैयार नहीं है। जी हमारी जी। लीडरशिप को तो बिल्कुल। अंदाजा नहीं है कि जो मसाइल हो रहे हैं, ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको कैसे टैकल करना है। अगर ये होता तो मैं और आप भी देखते कि इस वक्त कुछ प्लान्स हो रहे हैं, हाँ चीजें हो रही हैं, लेकिन वो फिर वही गैटो मेंटालिटी की, उसमें अपनी हद तक, हम्म। अपनी मैं तक, अपने अदारे तक, अब सरके तक, कौमी सतह पर ऐसी चीजें नहीं हो रही। इस वक्त इम्तिहान ये है समाजी लीडरशिप का, सियासी लीडरशिप का, मजहबी क्या है, कि हम एक मिले, जो नहीं हुआ उसको छोड़ दें। मैं हमेशा इस चीज का, जो नहीं हुआ इसको ब्लेम करने के, उसको ब्लेम करने से, लेट्स सिट टुगेदर एंड मेक अ प्रोग्राम, और मेक अ सिस्टम, या चीजें ऐसी बनाई जाए जहां मैं आपको फैसिलिटेट कर सकूं और आप मुझे फैसिलिटेट कर सके। कंपटीशन ना करें कि उसने ये नहीं किया, एने ये नहीं किया, फलाने का नाम हो जाएगा। इस चीजों से बाहर निकले।
कोलैबोरेशन करें। आज का दौर कोलैबोरेशन का दौर है। अगर हम इसमें करते हैं तो जब हम ऐसी सूरत हाल करेंगे तो हमारे पास नौजवान हैं। इन नौजवानों को चाहिए क्या? सबसे पहले इन नौजवानों को पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। इनको बेचारों को घर से, बाहर से, माशरे से हर कोई कहता है वो तू की कर लेगा, ठीक है, और तुसा की करना, वो तुम फलां, वो सारे जुमले आपको पता है कैसे होते हैं। तो वो बच्चा बेचारा जितना मर्जी टैलेंटेड हो, वो वहीं हिम्मत हार जाता है। उसको जो है वो आप कोई जिंदगी में आगे बढ़ने की रीजन नहीं देते। जब आप उसको ये सोच दे देते हैं, तो इसलिए मैं वालदैन को, मैं उनको भी लीडर समझता हूँ, असातिज़ा को, मजहबी रहनुमाओं को, और आपकी सियासी क़यादत को, इन सब को, नौजवानों को ये सोच देने की जरूरत है कि मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं। अगर आप मुस्बत सोच के साथ, आज के दौर के साथ, ये जो मोबाइल है ना, इस डब्बा, ये मैजिक है, इसके इस अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, तो दुनिया आपके लिए खुली हुई है। जी जी, मैं आपसे आपसे मुत्फिक हूँ। लेकिन क्या ये जो मसाइल हैं, ये जो नौजवानों में है, मसीही कौम को है, इसकी वजूहात ग्रोहबंदी है? क्या ये ग्रोहबंदियां जो है कौम के लिए जहर कातल हैं, या मुफीद हैं, या नुकसानदेह हैं? आप क्या सोचते हैं? सर मेरे देखिए बड़ा जबरदस्त आपका सवाल है। मैं बगैर किसी वो क्या कहते हैं, अच्छा, मैं जब ये कहता हूँ कि किसी को निशाना बनाए बगैर या किसी को मुर्दे इल्जाम ठहराए बगैर ये बात कहता हूँ, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं जो है वो छुपना चाहता हूँ या मैं किसी को ब्लेम नहीं, नहीं। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं अपना मैसेज कन्वे करूँ। किसी को ऐसी कोई मेरी बात से ऐसी ऐसा शुबा या ऐसा ना लगे कि ये मुझे ही कहा गया। मैं देखें, अगर ये चीज कहता हूं, अगर ये चीजें जो हम कर रहे हैं, अगर ये ठीक होती तो हमारे हालात आज ऐसे ना होते। अच्छे ना होते, बिल्कुल ठीक है। सही। तो वो जी एक ट्रेनर है दुनिया के बहुत बड़े, टोनी रॉबिन्स, उनका कहना ये है कि अगर आप वो करते रहे हैं, ठीक है, जो आप पहले करते थे, तो फिर आपको वही मिलेगा जो आपको पहले मिलता था। तो जी अगर आपको कुछ मुनफरद करना है, डिफरेंट करना है, तो आपको जो है वो चीजें फर्क तरीके से करनी पड़ेंगी। और आइंस्टाइन का बड़ा मशहूर जुमला है कि पागल वो नहीं होता जो एक ही काम जो है वो बार बार करे, पागल वो होता है जो एक काम को बार बार करे एक ही तरीके से और समझे कि नतीजा फर्क आएगा। तो ये जो बिल्कुल। चीजें हमने की हैं, देखिए ये इनका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमें वक्त के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से, और नौजवानों को साथ मिला के, अगर हमने नौजवानों के लिए काम करना है, तो फिर हमें मुझे और आपको नौजवानों से भी पूछना पड़ेगा, भाई आप क्या चाहते हैं, आपकी माइंडसेट क्या है। आज का दौर ये नहीं, वो नहीं रहा कि आप बच्चों के इनको क्या पता है। आजकल के तो बच्चे जो है वो इतने तेज हैं, और ये जी फिर जी डिजिटल मीडिया और गैजेट्स ने इतना तेज कर दिया। तो आई थिंक आज वालदेन को, मजहबी रहनुमाओं को, तमाम लोगों को इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आपको, नौजवानों को, बच्चों को अगर आप इज्जत नहीं देंगे तो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। मैं अक्सर ये चीज कहता हूं, आज मैं यहाँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ, मीडिया पर बैठता हूँ, तो इसके पीछे मेरे दादा की बहुत रियाजत है। वो मेरी जिंदगी के जी मेंटर, वो हमेशा मुझे चौधरी कहकर बुलाते थे। मैं जब भी बात होनी, अब रीजन क्या था कि वो मुझे इज्जत देते थे। और यही मैंने जी देखा है कि आप जब बच्चों को घर पे इज्जत देते हैं, उनसे एहतराम से बात करते हैं, उनको एक अच्छी जो है वो आप उन देते हैं, आप कहो इधर आ, ये कर ले, वो तरीकेकार अब नहीं चलेंगे आज के दौर में। वो तरीकाकार नहीं, जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत की थी, हम जी अपने जी बच्चों की आज नहीं कर सकते वैसे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दुरुस्त फरमाया आपने। इन तमाम मुश्किलात और मुसीबतें और सोसाइटी में जो कवानीन हैं, उनके अंदर रहते हुए आप समझते हैं कि अब इस दौर में मजहबी क़यादत और सियासी क़यादत कोई किरदार अपना अदा कर सकती है कि मसीही कौम, नौजवान आगे बढ़ें और तरक्की करें? बिल्कुल सही आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। और मसाइल हैं, और मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा। चैलेंजेस भी हैं, माशरे के रवैये हैं, समाजी रवैये हैं, माशी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं। वो मसाइल सारी अपनी जगह पर हैं। मेरे साथ शायद डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के साथ नहीं हुई।
तो एक ये तो चीज तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं दूसरी तरफ सवाल ये करता हूँ कि क्या हम उन मसाइल का रोना रोते हुए वहीं बैठे रहें, या हम उन मसाइल को आगे हल करके आगे बढ़ने के लिए जुस्तजू करें। तो मैं हमेशा इस चीज के लिए बहुत पुरज़म हूँ और इसका बरमला इजहार करता हूँ कि जो हमारी मजहबी की आदत है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, पाकिस्तान की अगर आप डेमोग्राफिक देखें तो जो चर्च है वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। जब उसके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अगर हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें, और मैं इस चीज के लिए हमेशा तैयार हूं आपके व्यूअर्स देखने वाले से, जितने जो है वो अदारे हैं पाकिस्तानी जो मसीहों के, नो मैटर कौन सी डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी इदारा, जो भी फर्द कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहता है, मैं ऑन एयर आपके से कह रहा हूँ कि मैं अपनी एक्सपर्टीज देने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए हमेशा तैयार होता हूँ। रीजन क्या है? देखिए, मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि अगर चर्च होलिस्टिक ग्रो करेगा जी तो जी कम्युनिटी ग्रो करेगी। हमने बहुत देखा है कि बहुत सारे लोगों ने ये धड़ाबंदी और अपना फायदा निकाला और ये किया, ये मुस्बित सोच नहीं है। हमें ही करना ये है कि हम सबको मिलना है, और जो हमारे पास जराए हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनका मुस्बत इस्तेमाल करना है, और जो नहीं है उनके लिए देखना है कि हम कैसे जो है वो बेहतर उनको मिलकर तो कुछ हम काम कर सकते, कम्युनिटी के लिए हम कुछ कर सके। तो अगर हम इस सोच को अपनाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, मेरे तीन जो हैं वो मेन पॉइंट्स है जो मैं कहता हूँ हमने 70 सालों में नहीं किए और अब करने हैं। पहले हमें कनेक्ट करना है, हमारे लोग कहाँ कहाँ मौजूद हैं, क्या क्या कर रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता। जी हम बिल्कुल। अपनी दुनिया में मगन होते हैं, हम कहते हैं अच्छा जी, और अगर पता भी है तो हम मानते ही नहीं, हम कहते हैं जी अपना जी जिम फेक और ये साहब कौन होते हैं, मैं तो खुद बड़ी फिल्म हूं। ठीक है, तो ये इस रवैये से निकलना है, हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, एक दूसरे को मानना है। हमारा नुक्ता नजर, इख्तलाफात, वो एक दूसरे से फर्क हो सकता है, वो बिल्कुल ठीक है, वो इंसानी जिंदगी का हुस्न है, लेकिन एक्नॉलेज करें, मान लें, किसी को बड़ा मान लें कि कोई है और हर किसी का कंट्रीब्यूशन है। दूसरी चीज ये है कि हमने कंपटीशन पे हमेशा फोकस किया है, हमने कोलैबोरेशन नहीं की, तो हमें इस चीज पर काम करना है। और तीसरा ये है कि हमें कनेक्ट करना है अपने उन लोगों से, उन रिसोर्सेज से, उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और एक फ्यूचर जो है वो, एक फ्यूचर के लिए और म्यूचुअल जो है वो तरक्की के लिए, बाहमी तरक्की के लिए हमें काम करना होगा। और डिजिटल मीडिया उसमें बहुत बड़ा टूल है। इसका अगर आप मुस्बत इस्तेमाल करते हैं तो आप एक अदारे जितना जो है वो अकेला शख्स काम कर सकता है। तो इस चीज को यूटिलाइज करें। चर्च को, मजहबी क़यादत को, समाजी इदारों को हमारे ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपका जो नैरेटिव है, बदकिस्मती से मैं समझता हूँ हमने बहुत कंट्रीब्यूशन की था, लेकिन दो अदारे ऐसे हैं, एक सियासत और दूसरा सहाफत। हाँ इसमें हमने जो है वो बहुत कम लोग, क्योंकि ये थिंकिंग प्रोफेशन है और लोगों की डेवलपमेंट के लिए बहुत काम करते हैं, हमने इसको मेन स्ट्रीम में जब तक इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम शायद बहुत दुनिया से पीछे रह जाएंगे। जी जी। आप एक नहायत कामयाब शख्सियत हैं इस वक्त, और मुझे मुझे नहीं बल्कि पूरी कौम को आप पर फख्र है। तो जाहिर है यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। वो मुश्किलात जो हैं वो साकवा समूह के नाजरीन को भी बताएं, ताकि वो उन पर काबू पाकर आप जैसी बड़ी शख्सियत बन सके। बिल्कुल, मेरे लिए तो कामयाब का मुझे नहीं अंदाजा कि लोग कामयाब कैसे समझते हैं, लेकिन मुझे, मेरे नज़दीक कामयाबी ये है कि आप वो काम कर रहे हैं जिससे आपकी रूह, आपका जहन, आपका दिल और आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो खुश हैं। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं उस लिहाज से कामयाब हूँ। बाकी कामयाबी का जो मेयार है वो हर किसी का अपना है, मैं नहीं समझता। और मेरे एक उस्ताद कहा करते थे कि कामयाबी, कौन कामयाब है कौन नाकाम है, इसका फैसला तो जमीन के 6 फुट अंदर जाने के बाद होगा। तो उस वक्त तक तो क्या हम बात सब जो हैं वो मुसाफिर हैं और जिंदगी के सफर में जा रही हैं। लेकिन अब तक का जो मेरा सफर रहा है, जो मैंने काम किया है या जो कुछ कर पाया हूँ, उसमें दो तीन चीजें बड़ी बुनियादी थी। एक, मैं शुरू से ही अपने काम के लिहाज
पर बहुत फोकस था। और मैंने कभी ये नहीं किया अच्छा 4 दिन जो है वो सोशल मीडिया अपना मीडिया कर लूं, 4 दिन जो है वो मैं इधर कर लूं, ये नहीं। मैंने एक ही काम किया है, उसकी जितने फर्क हैं, जैसे ट्रेनिंग है, मैं पढ़ाता भी हूँ, ट्यूशंस भी पढ़ाता हूँ, ट्रेनिंग्स भी कराता हूँ उसी पे, और लिखता भी हूँ, तो वो उन्हीं मौजूआत से उस डोमेन में है। तो एक तो ये कि अपना फोकस क्लियर करें, और फिर दूसरा जो है वो मुस्तकिल मिजाजी। हम मैंने बहुत सारे अपने लोग देखे हैं, 4 दिन बड़े सरगर्म होते हैं, फिर ना उनका सर गर्म होता है ना पाँव गर्म होते हैं, ठीक है, तो फिर क्या वो बात ठंडे होके बैठ जाते हैं, बैठ नतज जाते नहीं मिलते। तो एक तो जी और तीसरी चीज ये है देखिए, और ये हमारे अदीबों को और हमारे क्रिएटिव लोग हैं जो, उनके लिए ये बड़ा मसला होता है कि हमारे घरों से ना हमारे अदारे सपोर्ट करते हैं, ना हमारे घर इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि आप काम क्या कर रहे हैं। मेरी एक कहानी है, वो शॉर्ट स्टोरी में लिखता हूँ, कि उसमें ये है कि मैं एक दिन गया अपने एक प्रोफेसर के पास कोई असाइनमेंट जमा करवाने को, रात 10:30 बजे। तो वो मुझे मिले और कहने लगे कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए। तो मैंने कहा सर बस यहाँ से एक स्टूडियो में काम है, उसके बाद जाऊंगा। तो वो कहने लगे कि घर कब जाओगे, खाना कब खाओगे, फैमिली को टाइम कब दोगे। मैंने कहा सर हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी फैमिली हमें ये नहीं पूछती कि इतनी देर कहाँ लगाई है, वो ये पूछते हैं पैसे कितने कमा कर लेकर आए हो। क्या बात तो हमारा जो है वो हमारे लिए ये इंटरव्यू, ये चीजें, ये लिखना, ये हमारी कम्युनिटी में इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। इस वजह से देखें हमारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े क्रिएटिव लोग हैं, वो आगे इसलिए नहीं आ पाते, कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करती, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे अदारे हैं, वो सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए मैं अब जितने भी अपने अदारे हैं, जो लोग हैं, कि अपने लोगों को इनकरेज करें, अपने लोगों को अप्रिशिएट करें, हौसला अफजाई करें उनकी। यस, कमियां कमजोरियां हर इंसान में होती हैं, लेकिन अगर हम उसका एक मुस्बत पहलू देखें तो लोगों को अप्रिशिएट करना सीख सीख लें, तो मेरे ख्याल में जो मैंने अपने सफर से ये सीखा है, मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे अच्छा बैकग्राउंड मिला, और एक तो हमारी जो तरबियत थी वो उस तरह से, और मेरे मेंटोर मेरे दादा थे। तो ये जो मैं काम आज कर रहा हूँ, वो इसके सबसे बड़े जो है वो अप्रिशिएटर थे। वो मुझे कहा करते थे कि ये जब मैं ये काम करते तुम्हें देखता हूँ तो मेरी रूह खुश होती है, और मुझे इस चीज की तसल्ली है कि मेरे जाने के बाद कोई मेरा नाम जो है वो आगे लेकर चल सकेगा। तो आई थिंक जी इस तरह का बैकग्राउंड शायद अप्रिसिएशन लोगों को घर से ना मिल सके। तो दूसरी एक अच्छी चीज ये है कि मेरी फैमिली सपोर्ट की, मेरे बहन भाइयों ने, और जब मेरी फिर शादी हुई तो मेरी वाइफ ने, और अब सारा वो इस चीज काम को अंडरस्टैंड करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मेरी मदद करते हैं। उनके ताउन के बगैर तो अक्सर मैं जितना ट्रैवल करता हूँ तो लोग कहते हैं जी आपकी शादी ही नहीं हुई, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल हुई है, और मेरी एक बेटी भी है। तो ये है क्या कि बात अगर फैमिली आपकी सपोर्टिव ना हो तो आप जो है वो आपका जो क्रिएटिव जूस है ना वो नुचड़ जाता है, और आप घरेलू मसाइल में, आपने कम्युनिटी के मसाइल में ही इतने जकड़ जाते हैं कि ना आपकी प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ होती है, ना आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। तो आप उस घर के मसाइल में, घर की उलझनों में, घर के छोटे छोटे झगड़ों में, और जो मसाइल हैं कम्युनिटी की सतह के, उसमें जकड़ कर आप अपनी एनर्जी खो देते हैं। और ये जो बेहतरीन वक्त होता है आपकी जवानी का, काम करने का, आपके क्रिएटिव चीज़ों का, वो फिर आप इस तरह के मसाइल में हो। मैं फोकस करता हूँ, कोई अगर मसला होता है इस तरह की चीज़ों को तो मैं उनसे माजत करता हूँ और अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करता हूँ। इस वजह से शायद मेरा काम जो है वो ज़्यादा विजिबल हो सका है। जी अभी आपने जिक्र किया शोरा और अदबा का, तो मैं मेरे ज़हन में वैसे ही एक सवाल सा उभरा है कि हमारे जो मसीही शोरा अदबा हैं, अदीब हैं, दानश्वर हैं, मुफक्रीन हैं, थिंकर हैं, वो कुछ क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, पढ़ा है, और पूरी दुनिया में देखा है कि जो लिखने वाले हैं, असल इनकलाब तब्दीली का लाने वाले वही होते हैं। तो हमारे पाकिस्तानी अदीब इसमें कुछ किरदार अदा कर रहे हैं, या कि अपनी जाती तस्कीन के लिए सारा काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं? देखिए सर, जैसे आप क्योंकि इस चीज से बखूबी वाकिफ हैं, एक जिंदगी का तजर्बा रखते हैं और एक्सपीरियंस से आप बेहतर तौर पे जानते हैं
कि ये काम आसान नहीं है। ठीक है। अगर देखें, ये पीछे मेरी किताबें पड़ी हैं, मेरे घर में मेरी सबसे ज्यादा जो महंगी चीजें हैं वो मेरी किताबें हैं। मैं आज भी महंगी किताब खरीदता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, किताब को प्रमोट करता हूँ। ठीक है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने आप पर, तो आप अच्छा पढ़ेंगे नहीं, आप अच्छा लिख नहीं सकते, अच्छे लोगों में बैठेंगे नहीं, आप बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। ख्याल कैसे कहाँ से ले आएंगे। तो उसके जी लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। बदकिस्मती से हमारे जो लिखने वाले हैं, जो नए लिखने वाले हैं, या जो लोग लिख रहे हैं, उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मैं उनको ब्लेम नहीं करता कि जी वो अपनी उस सत्ता से वो कैसे निकले बेचारे, जब उनको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, उनकी माली मदद करने वाला नहीं है, कोई ऐसे अदारे नहीं है जो उनको हौसला अफजाई कर सकें, उनको अप्रिशिएट कर सकें। तो ये एक बड़ा अलमिया है जिसकी वजह से देखिए नसर लिखना जो ना, ये बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल और सही। ख़ास तौर पे मुसलसल लिखना, और ऐसे मौज़ूआत पे जो आपने तालीम और तरबियत करनी है, जहाँ आपने लोगों की सोच को, लोगों के ख़्यालात को जो है वो डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और वो मेहनत इस लिहाज से उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपको अदारे बैक करें, आपको सपोर्ट हो। तो इस हवाले से मुझे नहीं ख्याल कि कोई ऐसे जो ना वो हमारे जो अदीब हैं, जो लिख रहे हैं, जो लिखारी हैं, उनको इस तरह की जो है कोई सपोर्ट मिलती है। तो जो अपने ऑन पे आ सकता है वो बेचारा करता है, और जब वो अपने ऑन पे आता है फिर वो कहता है जी मेरी जात है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो फिर इसलिए हम उनसे तकाजा नहीं कर सकते। मैं अक्सर, मुझे लोग कहते हैं आप ये भी चीजें करें, वो भी चीजें करें, तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि ये मेरा रोजगार नहीं है। मैं सिर्फ अपने शौक से लिखता हूँ, अपने काम से जो मेरा वक्त बचता है, मैं समझता हूँ कि मुझे इससे ये चीजें, अगर मैं इसको फोकस्ड होकर यही काम करूं, तो फिर मेरा जो रोजगार है वो मुतासर होगा, और मैं उसको नहीं चाहता कि वो मुतासर हो और मैं जहनी तौर पर परेशान हूं और ये इस काम को ना लिख सकूं। तो मेरे ख्याल में हमें एक कोई प्लान बनाना होगा, नौजवानों को तैयार करना होगा, उनको अपने तजर्बात से, उनकी जदीद जो अपना है दौर है इसके मुताबिक से ट्रेनिंग करनी होगी। बहुत सारे अदारे कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनमें और इनपुट देने की ज़रूरत है, और ग्रोथ उनकी प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में वैसे ही जो है अदीबों को, लिखने वालों को बहुत कम जो है वो सपोर्ट की जाती है। तो इसलिए फिर वो आप जो बहुत सारे लिखने वाले हैं वो बेचारे इस अपने माली मसाइल की वजह से, अपने घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से उसमें आपको कहीं धंस के रह जाते हैं और अपनी स्किल को जो है पॉलिश नहीं कर पाते। जी जी, बिल्कुल सही है। अब हम इंटरव्यू के आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं। तो मैं बड़े शौक से आपके फीचर्स और आर्टिकल जो मुख्तलिफ अखबारात में, ऑनलाइन और प्रिंट मीडिया में छपते हैं, पढ़ता हूँ। और समझ लें कि आपके चाहने वालों में से मैं भी एक हूँ। सर ये मेरे तो लिए एजाज की बात है। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी का कोई यादगार वाकया, साकवा समवा, जो इस वक्त देख रहे हैं और जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनके साथ आप शेयर करना चाहें तो। हाँ, बहुत वाकयात हैं जिंदगी के, अप एंड डाउन्स जो आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं एक वाकया बड़ा मजाहिया सा है वो मैं सुनाना चाहूँगा। कि मुझे शुरू से, जब आई थिंक मेरी पुप्पो एक कराची में रहती थी, जी जी तो मेरे वालिद साहब उनको मिलने आए थे, तो हम छुट्टियों में कराची आते थे। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं बस में बैठा था, तो वो बस जैसे ही अब विंडो सीट थी, और जैसे जैसे बस चल रही थी तो वो दरख्त जो है वो साथ लगता यूं था कि दरख्त चल रहे हैं। तो मैं जी अपने अब्बू को बार बार कह रहा था, अच्छा अब्बू वो देखिए दरख्त भी हमारे साथ चल रही है, नहर क्यों पीछे रह गई है। तो मैं बहुत सवाल कर रहा था, तो मेरे अब्बू ने ना वो बड़ा तंग आए मेरे। फिर हम आए अपनी फूफो के घर पे, तो वहां ना, अच्छा वहां एक दरख्त था, वो जहाँ ट्रक होटल खड़े होते हैं, वहां पे वो एक होटल पे दरख्त था, और उन्होंने वो मिर्चियों वाली लाइट लगाई हुई थी। तो अच्छा। मैं अब्बू से पूछ रहा था, मैं कह रहा था अब्बू ये कौन सा दरख्त है जिसपे लाइटें लगी हुई हैं। तो अब्बू ने कहा ये उल्लू का पट्टा है। ये उल्लू का क्या पट्टा है। बात अच्छा, है। मुझे उन्होंने डांटने के लिए कि मैं सवाल, अच्छा मैं आ गया। तो जब हम कराची आए, अपनी पुप्पो के घर पे सारे बैठे हुए, तो उनके घर पे एक नीम का आई थिंक दरख्त था, और उस पे सामने कहीं शादी का कोई प्रोग्राम था, तो उन्होंने लाइटें लगाई हुई थी।
तो मैंने ना अब्बू को कहा, अब्बू वो देखे फुफ्फो के घर पे कितने उल्लू के पट्टे हैं। अच्छा, अब वो जितने बैठे हुए थे वो सारे जो है ना वो इतना शर्मिंदा हुए। अच्छा, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैंने क्या कहा। अच्छा, वो मुझे अब डांट रहे हैं, कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं देखिए एक अच्छी बात बता रहा हूँ। और ये सारे तो मेरी जो पुप्पो के वो सारे वो देख के मैं मान के मैं कह रहा हूँ कि देखें कैसे जो ना वो उल्लू के पट्टे। तो मैं अब कभी जब सोचता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि यार वो एक ऐसा वाकया बड़ा फनी था कि जहां मुझे, तो मैं इसलिए कहता हूँ जब आप बच्चों को डांटे कि भी तो उन्हें सही बातों के सही जो है। है वो जी जो जी गलत बात करें उसका भी सही मतलब बताएं, क्योंकि वो माइंड में हमेशा उनके वही रहेगा और वो कहीं ना कहीं जाके फिर वो उसका इजहार करेंगे। इसलिए जो आपके बचपन में वालिदैन के जो हैं बच्चों के एक्सपीरियंस होते हैं वो उनकी शख्सियत पर, उनकी जिंदगी पर मुतासर करते हैं। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो मेरी जिंदगी को, बहुत सारी चीजें हैं जो शेयर करने पे आए तो बहुत सारी हो सकती जी हैं। जी, ये तो बिल्कुल ट्रू है। लेकिन हम अपने मोतबर शख्सियात से एक सवाल खास तौर पर पूछते हैं। वो आखिर में मैसेज से पहले हम पूछते हैं, वो ये है कि जिंदगी में मोहब्बत एक बार होती है या इससे ज्यादा बार भी होती है? ये बड़ा नौजवानों को बड़ा पसंदीदा सवाल है। और मैं जब वो कहता हूँ कि ट्रेनिंग्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में करवाता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ भाई मोहब्बत हुई। तो जब मोहब्बत का नाम आता है तो उनके चेहरों पर एक मुस्कुराहट आती है। देखिए, मोहब्बत लफ्ज़ ही ऐसा है कि कोई भी शख्स जो है जब उसको अपने होंठों से अदा करता है तो उसके चेहरे पर, उसकी रूह में ताजगी आती है। बदकिस्मती ये है कि हमारी शायरी ने और कहीं ना कहीं हमारे ये फिल्मों ने उसको बड़ा महदूद, रोमानवी जो शायरी है वो उसको एक बड़ा महदूद उसका पहलू दिया है, जिसका मतलब कि सिर्फ आप एक किसी की जुल्फों के फिदा हो जाएं और फिर हाँ उसको पाने के लिए आप किसी भी हद गुजर जाएं, अगर नहीं मिली तो जिंदगी खत्म। देखिए, जिंदगी ऐसी नहीं है। मैं समझता हूँ मोहब्बत की कई जहतें होती हैं। मेरा जो काम है ये मोहब्बत है, और फिर जिंदगी के हर लम्हे में और उम्र के हिस्से में आपको मोहब्बत होती है। उसकी मोहब्बत की जहत को आप समझते हैं। जैसे जाहिर सी बात है, जब मेरी शादी हुई तो उससे पहले मैं अपने वालिदैन से था, अपनी जो वाइफ है उससे उस मोहब्बत का इजहार करता था। अब जो मेरी बेटी है जब वो मुझे डैडा कह के जी पुकारती है जी, तो क्या वो जो बात। मोहब्बत है वो एक बिल्कुल ही अलग किस्म की मोहब्बत है। जी और जी जो मेरी एक दादा के साथ मोहब्बत थी और जो उनके साथ एक रिश्ता है वो बिल्कुल अलग है। तो इंसान जो है वो उसकी जिंदगी में मोहब्बत की कई जहतें हैं और वो हर जी जिंदगी के अमल में उसको बदलता है, और ये इंसान की जरूरत है। और मेरे दादा, अक्सर मैं कभी जाता हूँ तो मैं उनको कहता आपके लिए क्या चीज लेकर जाऊं, तो वो कहते थे यार तू आ जा बस, मिल लेंगे तुझे, तो यही यही बड़ा। जो ना वो काफी है। तो वो जो मोहब्बत, जो फीलिंग थी, और जब मैंने जाना है तो उनका जो प्यार था उनकी आंखों का। तो आई थिंक मोहब्बत इंसान की, एक होता है वो अंग्रेजी में कहते हैं फॉलिंग इन लव, और एक होता है ग्रो इन लव। तो ग्रो जो इन लव। ग्रोथ है मोहब्बत में बढ़ना, मोहब्बत में दूसरों को एहसास दिलाना, और मोहब्बत अमली बड़ा एहसास है, ये लफ्जी नहीं है कि आप, अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ आपके काम के, तो उसमें रिस्पेक्ट, आपका ख्याल, आपका एहसास, आपके नुक्ता नज़र को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता, तो फिर वो मोहब्बत नहीं है, वो बड़ी सतही सी मोहब्बत है। तो जी इसलिए जैसे जैसे आप जिंदगी के तजर्बे में, मोहब्बत के तजर्बे में बढ़ेंगे तो इस उसमें आपका मोहब्बत का यकीन बढ़ता है। बदकिस्मती से लोगों के मनफी जो है तजर्बात होते हैं, तो इसलिए वो मोहब्बत पर यकीन करना छोड़ देते हैं, और इस यकीन से फिर वो जिंदगी को और मोहब्बत को एक ऐसा जालिम लफ्स और ऐसी हकीकत बयान करते हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा मोहब्बत, तो मेरे ख्याल में ये जिंदगी भर इंसान इंसान तो मोहब्बत के बगैर जी नहीं सकता। तो उसकी जिंदगी में हर लम्हा, हर वक्त अगर उसको मोहब्बत नहीं की गई, बदकिस्मत है वो इंसान जिससे मोहब्बत की नहीं गई, और या जिसको मोहब्बत हुई नहीं है, जो हुई मोहब्बत करता नहीं है। क्योंकि नहीं। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपको ये एहसास हो, किसी भी इंसान की एक हेल्दी ग्रोथ के लिए जरूरी है कि उसे मोहब्बत हो,
और उसे कोई मोहब्बत करता हो, उसका एहसास, उसका ख्याल, उसका केयर जो है वो करने वाला हो। तो ये जो दादा है उसको पोतों के साथ जो मोहब्बत है, ये इसके रंग हैं, इस मोहब्बत के जो रंग हैं उसको में जो रंग गया उसको समझ में आ जाएगी और जिंदगी को जी जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी माशरे में जो शायर लिखते हैं, वो जो रोमानवी, यानी कि महबूब और आशिक और उसकी जुल्म जैसे आपने जिक्र किया, उस पे नहीं लिखता तो उसको दाद नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो हमारे शायर जो है वो बहुत कम मज़ाहमत पर लिखते हैं कि हमारे साथ जो एज ए मोनारिटी ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे खिलाफ शिक्के हैं, उनके बारे लिखने की बजाय वो तरजीह देते हैं कि ऐसी शायरी की जाए रोमानवी, जिससे लोग लुत्फ अंदोज हो, उससे कोई नताइज ना निकले, उससे कोई इनकलाब बरपा ना हो, सिर्फ वो मोहब्बत पे, इस मोहब्बत पे एक एक पहलू पे जोर देते हैं। तो आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि साकवा समवा के नाजरीन, मसीही कौम और बल्कि पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें। जी, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे दावत दी और इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए मैं बड़ा आसान सा मैसेज है और मैं हर जगह इसका इजहार करता हूँ कि जिंदगी में कभी भी जो है ना वो ख्वाब छोटे ना देखें। अच्छा, ये बड़ा आसान है, लोगों को लगता है कि बड़ा जो है ना वो ये कोई बात है। तो अपनी सोच हमेशा बड़ी रखें। मसाइल हर इंसान के पास, जो भी इंसान यहाँ से ऊपर गया है ना, वो उन मसाइल से गुजरा है। तो एक तो ये कि अपनी सोच, अपने ख्वाब कभी भी, आपके हालात जितने मर्जी जो है वो खराब हैं, छोटी ना रखें। दूसरी कि जिंदगी में कभी भी हिम्मत ना हारें। बहुत दफा ऐसे मसाइल आते हैं, ऐसे लगता है, ऐसे वाकयात, ऐसी चीजें होती हैं कि इंसान को लगता है कि जिंदगी में शायद इससे आगे मैं ना बढ़ पाऊं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता होता हूं कि आप उस वक्त हिम्मत हारना जब जिसने आपको तख्लीक किया है वो आपसे मायूस हो जाए। तो वो कभी होता नहीं है, इसलिए कभी भी मायूस ना हो। और तीसरा इसके साथ कि आज के इस दौर में जिंदगी भर सीखने का अमल शुरू रखें। ये नहीं हो सकता कि आपने जो सीखा था कल वो आज आप अप्लाई करें। जिस तरह से ये फोन हर रोज अपडेट होता है, इसमें थोड़े दिनों के बाद नई एप्लीकेशन आ जाती हैं और तरह की जो है चीजें आ जाती हैं। इस तरह से हमें जिंदगी भर सीखते रहना है, हर रोज आगे बढ़ना है, हर रोज की जद्दोजहद जस्तजू जारी रखनी है और हमेशा कुछ कंट्रीब्यूट कर जाएं अपने अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, उनकी जिंदगी के बारे में जाने, उनके मसाइल के बारे में जाने और फख्र से अपने बैकग्राउंड पर फख्र करें। आप जैसे भी हैं, जहां से भी आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जाना कहाँ है ये अहम है। नाजरीन, अभी आपने जनाब याज मोरस साहब की मफीद और कारामद और काबिल गौर बातें सुनी। याज मोरस पाकिस्तान में मसीही माशरे की मुतहरक मुस्तनद आवाज़ है। वो सोशल मीडिया पर एक जदीद सफ़ीर की हैसियत रखते हैं, पाकिस्तानी कलीसियाओं में एक अहम और भरपूर शख्सियत का मकाम रखती हैं। उनका बड़े अदब एहतराम के साथ शुक्रिया। और नाजरीन, इसी के साथ आपका भी बहुत शुक्रिया याद मोहर्रज साहब। एक बार फिर आपके कीमती वक्त का, आप इतने मसरूफ़ शख्सियत हैं और इतनी काबल और मोतबर शख्सियत है, आपका फिर दोबारा शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और अपने कीमती ख्यालात से हमें नवाजा। साकवा और समवा लाइव जूम से जीन फेगोरी को इजाज़त दीजिए। एक नई मुलाकात के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।